तो जैसा कि आपको बताया कि हिंदी का सेशन चालू होने वाला है, तो मैं हाजिर हूँ आपके इस सामान्य हिंदी को लेकर के। इसमें ये हिंदी यूपी पुलिस और यूपीएसआई, यूपी लेखपाल और जेल बॉर्डर की जो लोग परीक्षा देना हैं उनके लिए ये विशेष कारगर होगी। देखिए, हिंदी को भी हम उसी तरीक़ा से पढ़ेंगे जिसका एक भी पॉइंट ना छूटे और अधिकतर वही क्वेश्चन ज़्यादा कराएंगे जो ज़्यादातर आते रहते हैं, और टॉपिक समाप्त होने के बाद उसके एमसीक्यूज़ चलेंगे विशेष तौर से। तो हिंदी को एक नोट्स बना करके इसे कंप्लीट करें, बहुत ही अच्छा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा, आज जो चर्चा होगी वो भाषा का उपयोग, हिंदी में भाषा का उपयोग, इस पर टॉपिक पर चर्चा होगी। चलिए टॉपिक पर चर्चा करते हैं। देखिए, भाषा का जो उपयोग है वो हम देखा जाए तो दो रूपों में करते हैं। भाषा का उपयोग दो रूपों में किया जाता है। नंबर 1 मौखिक भाषा और नंबर 2 लिखित भाषा। यानी कोई भी भाषा है, हम जिस भाषा को जानते हैं या तो हम उसे मौखिक मुँह से बोलेंगे या हम लिख कर के उसका यूज़ करेंगे। मौखिक को कहते हैं उच्चारित रूप और लिखित का रूप है लिपि रूप। क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाषा को हम कितने प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, तो भाषा को हम दो ही प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 1 मौखिक और नंबर 2 लिखित, और तीसरा कोई उपयोग नहीं है। चलिए नेक्स्ट। मौखिक भाषा। अब समझिए मौखिक भाषा क्या है। मौखिक भाषा जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का अपने विचारों को एक दूसरे से बातचीत से प्रकट करना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है, बोलकर अपने विचारों को आदान प्रदान करना मौखिक रूप कहलाता है। जैसे अब मौखिक रूप में आपका हो गया साक्षात्कार। साक्षात्कार आप हम कहीं इंटरव्यू कहते हैं, इसे देने जाएंगे तो अपनी भाषा में, कोई भी भाषा हो, जिस भाषा में वो इंटरव्यू हो, तो हम उसे 2 व्यक्ति होंगे, 3 होंगे, या भाषण भी हम मौखिक यानी मुँह से ही देंगे, जिसमें पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं। चलिए अगला पॉइंट, लिखित भाषा। लिखित भाषा, जब कोई व्यक्ति लिखित रूप में अपने विचारों को प्रकट करता है तो वह भाषा लिखित रूप कहलाती है। जैसे जो लोग बोल नहीं पाते हैं वो अपने विचारों को कौन सी भाषा से प्रकट करते हैं, तो वो लिखित भाषा से प्रयोग करते हैं। और एक और होती है, जो मूक होते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, वो सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इसमें हम 2 ही पर यहाँ पर सबसे वो एक विशेष के लिए है, लेकिन हम ज़्यादातर जनसंख्या जो है भाषा का 2 ही प्रकार से यूज करती है, एक लिखित और एक मौखिक, यानी मौखिक और लिखित। देखिए, लिखित में अखबार हो जाएगा आपका, किताब हो जाएगा और पत्र हो जाएगा, ये सभी आपके लिखित में हैं। चलिए अगला पॉइंट, सांकेतिक भाषा। जैसे ये जो है सभी पर लागू नहीं होता है, ये कुछ लोगों पर लागू होता है जो मूक होते हैं, बोल नहीं पाते हैं। तो सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा क्या है समझिए। जब व्यक्ति अपने भाव अथवा विचारों को संकेतों के माध्यम से प्रकट करता है तो विचार एवं भावों को प्रकट करने की इस विधि को सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक, ज़रूरी नहीं है
कोई भी कर सकता है इसका यूज, जानता हो। लेकिन अधिकतर जो लोग बोल नहीं पाते हैं, मूक होते हैं, वो इस भाषा का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि क्लास में बच्चों को आंख दिखाकर शोर न करने का संकेत दिया जाता है। जब बच्चे क्लास में शोर ज़्यादा मचाते हैं तो अध्यापक क्या करते हैं, उसे आंख दिखाते हैं। उस कहते तो नहीं है कि शांत रहिए, ना लिख कर के बताते हैं, लेकिन वो एक संकेत करते हैं, तो बच्चे समझ जाते हैं कि वह सर कह रहे हैं कि शांत रहना है। तो ये भी एक सांकेतिक भाषा है। वैसे दो ही रूप हैं, ठीक। तीसरा रूप जो है सांकेतिक, ये पूछ ले कौन सा इसका भाग है, तो ये भी सांकेतिक उसी का भाग है। लेकिन अधिकतर दो ही रूपों में भाषा का प्रयोग होता है, लिखित में और मौखिक। चलिए अगला पॉइंट, भाषा के अंग, यानी भाषा के अंग कितने अंग हैं? भाषा के 3 अंग हैं। भाषा के 3 अंग हैं, इसको ध्यान में रखना है। पहला नंबर भाषा का वर्ड या अक्षर, वर्ड या अक्षर। दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। तो देखिए वर्ड में आप जानते ही होंगे, वर्ड का मतलब होता है जो स्वयं से बना हो, जैसे क, ख, ग, ये वर्ड हैं। और शब्द, शब्द 2 वर्णों के मेल से बनता है। और वाक्य कई शब्दों के संयुक्त और शुद्ध और भावार्थों के शब्दों के समूह से बनता है वाक्य। तो हम तीनों के बारे में हम समझ गए। अभी आप इतना ही समझें कि भाषा के कितने अंग हैं? 3। एक वर्ड या अक्षर, वर्ड और अक्षर एक ही बात होती है। दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। चलिए बात चल रही है वर्ड या अक्षर। तो देखिए वर्ड या अक्षर अभी आपको बताया था। तो वर्ड या अक्षर किसी भाषा को लिखने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली ध्वनियों का वर्ड या अक्षर कहते हैं। यानी कोई भी भाषा है और उसे प्रयोग में लाने के लिए जो ध्वनि निकलती है, उसे जो रूप दिया जाता है, उसे हम वर्ड या अक्षर कहते हैं। जैसे अ, आ, ए, ई, ओ, क, ख, ग, घ, ठीक। इसी तरह के और भी सभी पूरी वर्णमालाएं हैं। शब्द, शब्द किसे कहते हैं? देखिए आ जाता है वर्डों या अक्षरों, अभी बताया वर्ड हो या अक्षर एक ही बात होती है। वर्डों या अक्षरों के समूह, सार्थक समूह, इसका कुछ अर्थ निकलता हो, सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। देखिए ऐसा नहीं कि शब्द हम इसे कह दें कि 2 से मिलकर बनाए, तो हमने कहा क और ख, कख, इसका कोई अर्थ है नहीं। अब मिला दें क ल, तो इसका अर्थ है। तो कुछ वर्ड ऐसे भी होने चाहिए जो सार्थक हों, जिनका कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो। तो ऐसे वर्डों के मेल से बनने वाले शब्दों को हम शब्द कहेंगे। जो समूह निकल के आता है उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे दे रखा है फूल, ठीक, फूल, फिर कमल, फिर बच्चे, फिर पंकज, ये सभी ऐसे ही शब्द। समझ में आ गया? अगला पॉइंट वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? अभी आपको बताया शब्दों के सार्थक एवं क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों का तो मेल हो, लेकिन ऐसा हो सार्थक और क्रमबद्ध हो समूह को, ऐसे समूह को हम वाक्य कहेंगे। वाक्यों में भाषा का निर्माण होता है। जब वाक्य मिल जाते हैं तो उस भाषा का निर्माण होता है। कहते हैं कि कैसी भाषा बोल रहा है। कई वाक्य बोल दिए तो फिर समझ में आता है कि ये हिंदी बोल रहा है कि इंग्लिश के जापानी, जो भी भाषा है
चाहे चीनी। जैसे जैसे बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, ये वाक्य है। अगर हम इसे ही तोड़ करके उल्टा सीधा बनाएं और ऐसे कहें खेल रहे हैं बच्चे मैदान में क्रिकेट, तो इसका सार्थक अर्थ नहीं बनेगा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट। तो तीनों रूप आपको समझ में आ गए। अगला पॉइंट है मातृभाषा किसे कहते हैं। देखिए इसमें ये जो छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंट आपको मालूम होने चाहिए। हालांकि इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन आते हैं, ये क्लियर है। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। एक जो छोटे छोटे क्वेश्चन आपने अगर पढ़े हैं, आप उनके बारे में जानते हैं, तो समझ लीजिए क्वेश्चन आ जाएगा। तो एक बार आपने पढ़ लिया है तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। वहाँ आपको मेहनत नहीं करनी, ना ही इसमें इतनी ज़्यादा आपको मेहनत करनी, बस एक बार पढ़ना है, देखना है, इसे कंप्लीट करना है, तब आप सही कर पाएंगे। चलिए मातृभाषा। मातृभाषा वह भाषा होती है जिसे बच्चे सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है। यदि माँ गुजराती बोलती है तो बच्चा गुजराती सीखता है। गुजराती ही उसकी मातृभाषा कहलाती है। कहने का मतलब ये है, बच्चा जो बचपन में जो भाषा सीखता है, पहली पहली भाषा, वही भाषा उसकी मातृभाषा होती है। और माता बच्चे की प्रथम गुरु होती है, तो माँ जो सिखाएगी वही उसकी भाषा हो जाएगी। तो मातृभाषा यानी मदर टंग, जो माँ के द्वारा सीखी गई हो। अब चिड़ियाँ जो है अपने बच्चों को चहचहाना सिखाती हैं, मनुष्य जो है अपने उन बच्चों को बोलना सिखाता है। अब उसमें जैसे भी हो, अगर कोई पंजाबी है तो पंजाबी भाषा में बोलना सिखाएगा, ठीक है। अगर कोई तमिल है तो तमिल भाषा में बोलना सिखाएगा। तो उनकी मातृभाषा वही भाषा होगी। ठीक, चलिए अगला पॉइंट। हाँ, हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप। हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय रूप में किस रूप में जाना जाता है? हिंदी दिवस की महान भाषाओं में से एक है। हिंदी विश्व की महान भाषाओं में से एक है। यह जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। ये बात सही है कि भारत में जनसंख्या जो है दूसरे स्थान पर है, तो भारत में बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। तो हिंदी को भी विश्व में दूसरा स्थान मिला है बोलने में। और प्रथम स्थान मिला है चीनी भाषा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? चीन की। तो चीन की जनसंख्या है, इसलिए वहाँ ये भाषा हो गई चीनी, प्रथम भाषा। विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा चीनी भाषा। विश्व में द्वितीय स्थान पर बोले जाने वाली भाषा हिंदी, क्योंकि हिंदी इस वजह से बोली जाती है कि हिंदुस्तान की जो जनसंख्या है वो दूसरे स्थान पर है, तो भाषा भी उसमें बोलने वाले दूसरे स्थान पर होंगे। चलिए अगला पॉइंट देखिए। विश्व हिंदी सम्मेलन का प्रथम आयोजन, यही क्वेश्चन पूछता है कि विश्व हिंदी सम्मेलन जो है उसका प्रथम आयोजन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? 10 से 14 जनवरी में 1975 को नागपुर जो भारत में स्थित है वहाँ हुआ था। और 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में हुआ है, जो मॉरिशस में हुआ है। मॉरिशस में कौन सी भाषा बोली जाती है सबसे ज़्यादा? मॉरिशस में सबसे ज़्यादा भोजपुरी भाषा बोली जाती है। हिंदी भाषा को यूएनओ की भाषाओं में स्थान मिला है। अब ये पूछ ले कि 11वां हिंदी सम्मेलन यानी विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो मॉरिशस में। कब हुआ था? 2018 में। और प्रथम कहाँ हुआ था? नागपुर में। कब हुआ था? 1975 में। चलिए अगला पॉइंट, हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाएं। हिंदी के अलावा और भी भारतीय भाषाएं बोली जाती हैं भारत के अंदर।
जिनकी संख्या काफ़ी है, वर्तमान में तो 22 है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, ये नहीं है कि हिंदी बोली जाती है। किसी भी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। यानी भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं वो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। संविधान के प्रारंभ में केवल 14 भाषाएं थीं। जब संविधान बना था उस समय जो मान्यता भारतीय भाषाओं की थी वो 14 थी। भाषाओं की वर्तमान में यह संख्या 22 हो गई है। अभी आपको बताया कि हाँ, ये 3 पॉइंट हैं आपके। पहला कि भाषा जो है संविधान के कौन सी अनुसूची में दी गई है, तो 8वीं अनुसूची में। जब संविधान बना था तब प्रारंभ में भाषाएं कितनी थी? 14। वर्तमान में भाषाएं कितनी हैं जिन्हें भारतीय संविधान में दर्जा मिला है? तो 22। ओके, ये 3 पॉइंट हैं, 3 पॉइंट आप क्लियर रखें। चलिए अगला, जो भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं देख लीजिए। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, मलयालम, मराठी, बंगला, नेपाली, मणिपुरी, कश्मीरी, डोगरी, उड़िया, असमिया, कन्नड़, कोंकणी, तमिल, तेलुगु, बोडो, मैथिली, संभाली और सिंधी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 भाषाएं हैं ये, जिन्हें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, जिन्हें संवैधानिक दर्जा मिला है। ठीक, अगला पॉइंट, इन सब में हिंदी एक ऐसी भाषा है जो 10 राज्यों में बोली जाती है। और तो अलग अलग राज्यों में एक एक भाषाएं बोली जाती हैं। कोई राज्य ऐसा भी है जिसमें 2 भाषाएं बोली जाती हैं, और कोई भाषा ऐसी है जो 2 राज्यों तक ही बोली जाती है। लेकिन एक हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारत के 10 राज्यों में बोली जाती है। इसलिए हिंदी भारत की राजभाषा है। ठीक, राष्ट्रभाषा नहीं है, राज्य भाषा है, इसका विशेष ध्यान रखना है। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, केवल राज्य भाषा है। 21वें संविधान संशोधन, जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 द्वारा सिंधी, और 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1952, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। और 92वां संविधान संशोधन हुआ था तो बोडो, डोगरी और मैथिली और संभाली भाषाएं जोड़ी गई थी। यानी पहली बार में एक भाषा जोड़ी गई 21 में, सिंधी 21 में जोड़ी गई थी सिंधी। और 71वां संविधान संशोधन हुआ, उस समय 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, वो थी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और इसके बाद 92वां संविधान संशोधन आया तो 4 भाषाएं जोड़ी गईं। और ये 2000 इनकी सन 92वां संविधान संशोधन 2003, 21वां संविधान संशोधन 1967 और 71वां संविधान संशोधन 1992। चलिए इसके लिए एक अच्छी खासी एक ट्रिक आपको कंप्लीट कराते हैं। 71 नेपाली मणिपुरी को लाए। ठीक है, देखिए 71, 21वां आपको याद रखना पड़ेगा।
21वां संविधान संशोधन 1967 सिंधी। 21वां संविधान संशोधन याद रखना पड़ेगा 1967। और क्या जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन में? हाँ, क्या जोड़ा गया था? सिंधी भाषा। सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। इसके बाद 71 नेपाली मणि को लाए। तो 71वां संविधान संशोधन हुआ था। और 71वां संविधान संशोधन कौन सी सन में हुआ था? 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। 1992 में। और 1992 में जो संशोधन हुआ था उस समय ये भाषाएं जोड़ी गई। तो इसके लिए ट्रिक है 71 नेपाली मणि को लाए, यानी 71वां संविधान संशोधन, नेपाली यानी नेपाली भाषा, मणि को लाए मणिपुरी भाषा, कोक से कोकड़ी, यानी ये 3 भाषाएं इसमें जोड़ी गई थी। 71 नेपाली मणि को लाए। 71वां संविधान संशोधन 1992, इसका ध्यान रखना है 1992। 71वां संविधान संशोधन 1992। 1992 को हुआ था ये। चलिए अगला पॉइंट, अगली ट्रिक देखते हैं। 92 बदमाशों ने चुराई। 92 बदमाश यानी 71 नेपाली मणि को लाए और 92 बदमाशों ने चुरा ली। 92 यानी 92वां संविधान संशोधन। ब से बोडो, द से डोगरी, माँ से मैथिली और सो से संथाली। अब आपको कंप्लीट हो गई। एक तो था 21वां संविधान संशोधन और एक था 71वां संविधान संशोधन और एक है आपका 92वां संविधान संशोधन। देखिए कंप्लीट करते चलिए साथ साथ, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन था, 21वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया और इसमें एक ही भाषा जोड़ी गई थी, उसका नाम था सिंधी। और 71वां संविधान संशोधन 1992 और 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। इसमें एक और इसमें 3 भाषाएं। और 92वां संविधान संशोधन, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। और 92वां संविधान संशोधन 2008 में किया गया। देखें एक सेकंड, 2003 में किया गया, सॉरी 2003 में हुआ है। यानी 21वां भी हो गया और 71वां भी हो गया और 92 वाला भी हो गया। इसमें जो है 2003 में और ये 92 में और ये 21वां संविधान संशोधन 67 में 1967। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक, चलिए ये टॉपिक तो क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला पॉइंट इसी का, कुछ विशेष चीज़ें हैं इन्हें समझते चलें। इसमें राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। हिंदी भाषा में शासन का कामकाज संपादित होता है, यानी हिंदी भाषा में ही जितने भी शासन संबंधी क्रियाएं होती हैं वो सब हिंदी भाषा में होती हैं। इसे हम राजभाषा कहते हैं, हिंदी को ही हम राजभाषा कहते हैं। अगला पॉइंट, मोहम्मद गोरी से लेकर अकबर तक हिंदी राजभाषा ही थी, लेकिन क्या हुआ, अकबर का एक मंत्री था टोडरमल ने आदेश कर फारसी भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया था। ये आपको इतिहास में थोड़ा पढ़ने के लिए मिलेगा, लेकिन हिंदी के बारे में एक पॉइंट था, इस वजह से आपको नोट करा दिया कि हिंदी की जगह फारसी भाषा को कौन लाया था। अकबर का एक मंत्री था टोडरमल, उसने हिंदी की जगह पर फारसी भाषा घोषित की थी और वहीं से फारसी भाषा का काम राजभाषा के रूप में होने लगा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपनी
राजभाषा सन 1833 में, 1833, इसका ध्यान रखना, 1833 तक फारसी भाषा ही रखी थी। अभी जो 1833 यहाँ तक अपनी जितनी भी भाषा थी, जो भी कार्य होता था वो फारसी में ही होता था। अगला पॉइंट, ईस्ट इंडिया ने भी अपनी 1833 तक रखी थी। एक विद्वान थे पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय यानी के सतत प्रयासों के कारण संयुक्त प्रांत में कचहरी की भाषा हिंदी सन 1901 में कर दी गई। कचहरी में भी फारसी भाषा लिखी जाती थी, जो कि अभी तक उनकी छूट नहीं रही है। ठीक है, वो लिखते हैं, एक बार पेन रख दिया तो वो ऐसे ही लिखते जाते हैं, फारसी भाषा लिखी जाती थी। तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने ये 1901 में अब बहुत प्रयास किया कि हिंदी जो है, इसमें कचहरी की भाषा केवल हिंदी हो जानी चाहिए ताकि सभी लोग पढ़ लें, समझ लें। तो उन्होंने ये कार्य किया था और उनकी ये कामयाबी पूरी हुई थी। आज वर्तमान में यूपी की 2 राजभाषाएं हैं। यूपी की 2 राजभाषाएं हैं, कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं? नंबर 1 में हिंदी, नंबर 1 में हिंदी, और नंबर 2 में, दूसरे नंबर कौन सी है? हाँ, उर्दू है, उर्दू। यूपी की 2 राजभाषाएं हैं। अगला पॉइंट, पहली बार हिंदी भाषा का नाम मदन मोहन मालवीय ने दिया था। यानी पहली बार जो तहसील स्तर पर जो भाषा थी हिंदी, वो पहली बार मदन मोहन मालवीय की ही देन है। चलिए अगला पॉइंट, संविधान में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर ने भेजा था। अच्छा, ये हिंदी को राजभाषा बनाने का विचार गोपाल स्वामी अयंगर के मस्तिष्क में आया और उन्होंने ये विचार के लिए एक प्रस्ताव भेजा कि इसे राजभाषा बनाया जाए। भारतीय संविधान में हिंदी को 14 सितंबर, ध्यान रखना है, 14 सितंबर 1949 को मान्यता मिली। भारत में हिंदी को 14 सितंबर को 1949 को यह मान्यता मिली है कि यह राजभाषा है भारतीय संविधान में। ठीक, संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी। ठीक है, इसका ध्यान रखना है, अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होनी चाहिए, ये इसमें लिखा गया है। संघ की समिति व आयोग का गठन 344 के तहत हुआ है। अनुच्छेद 344 हिंदी का एक आयोग बना है और एक समिति, जो अनुच्छेद 344 के तहत, और हिंदी को राजभाषा का दर्जा अनुच्छेद 343 के तहत मिला हुआ है। ये दोनों ही पॉइंट। और 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला 1949। उसी दिन से हिंदी दिवस मनाया जाने लगा, 14 सितंबर से। चलिए, राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को हुआ था। राजभाषा आयोग का गठन, जो आयोग बना हुआ है हिंदी आयोग, वो उसका गठन 7 जून 1955 को हुआ है, और वो भी अनुच्छेद 344, अभी बताया 344 का फर्स्ट के तहत इसका गठन हुआ।
अगला पॉइंट, राजभाषा आयोग की जांच अनुच्छेद 344 का 4, यानी राजभाषा आयोग की जो जांच है वो 344। देखिए 344 कई उसमें है। 344 पहले नंबर राजभाषा आयोग का गठन हुआ। 344 के तहत इसकी जांच फर्स्ट में है और फर्स्ट में आयोग का गठन हुआ है। और 344 का 4 इसमें इसकी जांच के अनुसार एक समिति का गठन हुआ है, जिसमें क्या है, ध्यान देना है 344 को। 344 का 4 पार्ट, इसमें क्या है कि संविधान वो जांच संविधान के अंदर जांच जो हिंदी भाषा पर आयोग पर होगी उसका दे रखा है। समिति जो बनाई जाएगी उसमें 20 लोकसभा से होंगे और 10 राज्यसभा के होंगे। 10 राज्यसभा के क्वेश्चन ये पूछेगा कि हिंदी भाषा का आयोग का जो गठन किया जाता है उसमें 20 लोकसभा के सदस्य और 10 राज्यसभा के सदस्य होंगे। ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 344 का 4 इसमें कहा गया है। अगला पॉइंट इसी का, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खरे थे। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजभाषा आयोग है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खरे थे, जिनकी अध्यक्षता में प्रथम बैठक 15 जुलाई 1955 को हुई थी। 15 जुलाई 1955 को, जबकि 7 जुलाई 1955 को आयोग का गठन हुआ था। आयोग पहले गठन हो गया 7 को और पहली बैठक 7 को गठन हो गया था आयोग का और पहली बैठक 15 जुलाई को हुई थी और ये 7 जून को आयोग का गठन हुआ था और 15 जुलाई को पहली बैठक हुई थी। और इस पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे? हाँ, पहली बैठक के अध्यक्ष बाल गंगाधर खरे। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। बाल गंगाधर खरे थे। संविधान की 8वीं अनुसूची, जो 8वीं अनुसूची में अभी आपको बताया था 22 भाषाएं, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। जो अनुच्छेद 300, ये देखना समझना, जो अनुच्छेद 344 फर्स्ट से लेकर के 351 तक यही है। चलिए अगला पॉइंट, भारत की राजभाषाएं हिंदी व अंग्रेजी दोनों हैं। देखिए समझिए, अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा कि हिंदी और अंग्रेजी क्यों है, राजभाषा तो एक हिंदी है। हाँ हिंदी है, लेकिन राजभाषा अंग्रेजी भी है, क्योंकि संसद का कार्य हिंदी और अंग्रेजी दोनों में चलता है। ठीक, देखिए क्वेश्चन ऐसे आए, भारत की राजभाषा क्या है? पहले ऑप्शन में आ जाए हिंदी, दूसरे में आ जाए अंग्रेजी, तीसरे में आ जाए दोनों, तो आपको दोनों लगाना है। और यह हिंदी अंग्रेजी और दोनों नहीं आता है तो पहले नंबर हिंदी लगाना है। अगर दोनों का ऑप्शन आता है तो दोनों लगाने हैं। ठीक, और हिंदी नहीं आता है, अंग्रेजी आता है तो अंग्रेजी लगाना है, यानी दोनों ही हैं। ठीक, चलिए अगला, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। जो प्राचीन भारतीय लिपि में ब्राह्मी लिपि को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। प्राचीन भारतीय लिपियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ हिंदी की जो लिपि है उसे ब्राह्मी लिपि कहा जाता है। ब्राह्मी लिपि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगला पॉइंट, पहला हिंदी विश्व सम्मेलन 14 जनवरी 1975 को हुआ था। अभी आपको बताया भारत में नागपुर में हुआ था
और 10वां भारत में हुआ था जो भोपाल में, और 2015 में, और 2018 में 11वां, 2018 में 11वां मॉरिशस में हुआ है जहाँ की भाषा भोजपुरी है। हिंदी का पहला फोर्ट विलियम कॉलेज, जो हिंदी का फोर्ट विलियम पहला कॉलेज था, वो कलकत्ता में खोला गया था, जो 1800 ईस्वी में खोला गया था। ये क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन आपको ये इसलिए कंफर्म करना है, पूरा क्लियर करना है कि ये कभी कभी पूछा गया है कि हिंदी का पहला कॉलेज कहाँ खोला गया था, कलकत्ता में 1800 ईस्वी में खोला गया था। चलिए अगला पॉइंट, हिंदी। हिंदी की भाषाएं। हिंदी भाषा जो है 5 भागों में बांटी गई है। नंबर एक में पश्चिमी हिंदी, नंबर 2 में पूर्वी हिंदी, नंबर 3 में पहाड़ी हिंदी, और नंबर 4 में राजस्थानी हिंदी, और नंबर 5 में बिहारी हिंदी। यानी 1 2 3 4 5। अब देखिए इसे ग्राफ के तहत समझिए तो समझ में जल्दी आ जाएगा। देखिए मान लीजिए ये ग्राफ है आपका, तो ऊपर होता है उत्तर यानी नॉर्थ, इधर है पूर्व यानी ईस्ट, और ये वेस्ट। और ये है साउथ। तो देखिए 4 भाषाएं होगी, और मध्य में ये बचा हुआ भाग है, पॉइंट है, मिडिल पॉइंट। तो देखिए पूर्व में देखिए पूर्वी क्षेत्रीय हिंदी, पश्चिम में पश्चिमी क्षेत्रीय हिंदी, और उत्तर में सबसे ज़्यादा भारत के अंदर पहाड़ हैं तो पहाड़ी हिंदी भी कह सकते हैं और उत्तरी हिंदी भी कह सकते हैं। दक्षिण में दक्षिणी हिंदी भी कह सकते हैं, लेकिन दक्षिण में एक राज्य आता है जो उत्तर प्रदेश के जस्ट नीचे है दक्षिण की ओर, जिसे राजस्थान कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान के और नीचे और भाषाएं बोली जाती हैं जो हिंदी से संबंधित नहीं हैं, तो इसे दक्षिणी हिंदी या राजस्थानी हिंदी भी कहते हैं। तो ये 5 भाषाएं कंप्लीट हो गई, और मध्य में आपका आ जाता है बिहार, तो इस वजह से बिहारी हिंदी। यानी पूर्व में पूर्वी हिंदी, पश्चिम में पश्चिमी हिंदी, उत्तर में उत्तरी हिंदी या पहाड़ी हिंदी, दक्षिण में दक्षिणी हिंदी, या राजस्थान आ गया तो राजस्थानी हिंदी। चलिए इनके पार्ट भी देख लीजिए। और देखिए पहले पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी से देख लें, पश्चिमी हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है। तो उत्तर प्रदेश के जो पश्चिम भाग है वहाँ पर हिंदी बोली जाती है, और अलग अलग रूपों में बोली जाती है हिंदी ही। देखिए बांगरू भाषा, जो हरियाणा और दिल्ली का देहात क्षेत्र होता है, जो हरियाणी लोग जो बोलते हैं, ऐसी भाषा बोलते हैं, वो एक बांगरू भाषा है। और ये पूछ लेता है कि बांगरू भाषा हिंदी की उपभाषा है या नहीं है। तो ये हिंदी की उपभाषाएं हैं, बांगरू भाषा, खड़ी बोली दूसरा, तीसरा ब्रज भाषा, और चौथा बुंदेली भाषा, और 5वां कन्नौजी भाषा। यानी पश्चिमी हिंदी को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। और हिंदी को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। और पश्चिमी हिंदी को भी 5 भागों में। अब इसमें देख लें 5-5 भागों में ये बांटा गया है। तो पहली भाषा आपकी आती है बांगरू भाषा। तो बांगरू भाषा कहाँ पर मिलेगी? जो बांगरू, देखिए एक समझिए, थोड़ा एक ट्रिक के हिसाब से भी समझिए ताकि आपको समझने में थोड़ा जल्दी आ जाए। बांगरू कहते हैं, पुराने लोग जो कहते थे कि ये तो बांगरू है, कहने का मतलब ऐसा है ज़्यादा मतलब तवज्जो ना रखने वाला और ज़्यादा घूमने वाला, कहते हैं बांगरू। तो ये बांगरू भाषा यानी हरियाणी ऐसी भाषा बोलने वाला, तो ये दिल्ली और देहात क्षेत्र में बोली जाती है बांगरू। वहाँ से ट्रिक से याद रखिए कि हरियाणी लोग अड़े अड़े करके बात करते हैं तो यानी बांगरू भाषा बोलते हैं, हमारी समझ में नहीं आती है, हल्की से ऐसे समझिए। दूसरी है खड़ी बोली। खड़ी बोली जो गंगा यमुना का जो तराई क्षेत्र है ऊपर, वहाँ बोली जाती है। तराई का मैदान जो है, जैसे सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, यहाँ पर खड़ी बोली बोली जाती है। और ब्रज भाषा जो बोली जाती है वो आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, बदायूं, बरेली, यहाँ तक के क्षेत्रों में ब्रज भाषा बोली जाती है। क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से क्षेत्र में ब्रज भाषा बोली जाती है? तो बरेली,
बदायूं, मैनपुरी, एटा, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इन क्षेत्रों में ब्रजभाषा बोली जाती है। अब देखिए बुंदेली भाषा, जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, जिन्होंने यूपीजी के कंप्लीट किया है, नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आपको पीडीएफ और उसका ऑनलाइन वीडियो मिलेगा, आप उससे कंप्लीट करें। तो उसमें हिंदी में बुंदेलखंड, यानी बुंदेलखंड का जो झांसी का क्षेत्र है, वहाँ पर ये बुंदेली भाषा बोली जाती है। झांसी का क्षेत्र हमीरपुर, जालौन और होशंगाबाद, जहाँ पर ये टकसाला, यहाँ पर मुद्राएं छपती हैं भारत के अंदर, तो ये मध्य प्रदेश का भाग है। यहाँ पर हमारी बुंदेली भाषा बोली जाती है। कन्नौजी भाषा इटावा और फरुखाबाद, शाहजहाँपुर, कानपुर, हरदोई और पीलीभीत, यानी बरेली से ऊपर उधर चलेंगे तो पीलीभीत, यहाँ पर कन्नौजी भाषा बोली जाती है। जो कन्नौज की सीट पर आने वाले जितने भी जिले हैं, इनमें कन्नौजी भाषा बोली जाती है। चलिए अगला पॉइंट, पूर्वी क्षेत्रीय, जो पूर्वी क्षेत्र की हिंदी है, जिसमें अवधी, पहले नंबर अवधी, ये पूर्व का क्षेत्र है क्योंकि अवध के आसपास का क्षेत्र है अवधी। दूसरी है बघेली, फिर है छत्तीसगढ़ी। ये पूर्वी हिंदी के भाग कई बार पूछे गए, इसके बहुत ध्यान में देख करके और इससे नोट भी कर लें, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। अवधी भाषा, बघेली भाषा, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी भाषा के 3 भाग हैं। पश्चिम के 5 हो गए, पूर्वी भाषा के 3 भाग, पहली अवधी, दूसरी बघेली, तीसरी छत्तीसगढ़ी। देखिए अवधी जो अवध के आसपास का क्षेत्र है, तो अवध के आसपास का क्षेत्र कौन सा है? लखनऊ है, इलाहाबाद है, फतेहपुर है, मिर्ज़ापुर है, उन्नाव है, प्रताप है, गोंडा है, खीरी है, बस्ती है, सीतापुर है, बाराबंकी। ये क्षेत्र जो है आपके अवधी भाषा बोलते हैं। बघेली भाषा रीवा और सतना और मेहर, ये क्षेत्र हैं। रीवा में बघेली भाषा बोली जाती है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया था कि क्या बघेली हिंदी की उपभाषा है? ठीक है, और ये पूछा गया था कि हिंदी की उपभाषा है बघेली, छत्तीसगढ़ी, तो इनमें से केवल बघेली विकल्प था और बाकी दक्षिण भारत के विकल्प थे। तो हिंदी की उपभाषा बघेली भी है, ठीक है, जो पूर्वी हिंदी की है। छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी जो भाषा है हिंदी की, वो कहाँ का? कौरव यानी बिलासपुर में, रामगढ़ में और खैरागढ़ में और रामपुर में। इनमें कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है, लेकिन दूसरी भाषाएं भी इसमें बोली जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला यहाँ से क्वेश्चन ये है कि पूर्वी हिंदी के कितने भाग हैं? 3 भाग, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। चलिए अगला पॉइंट, पहाड़ी हिंदी, यानी इसे कहेंगे उत्तरी हिंदी। उत्तरी हिंदी को ही हम पहाड़ी हिंदी कहते हैं क्योंकि उत्तर की तरफ भारत के पहाड़ हैं। तो उत्तरी हिंदी को 2 भागों में बांटा गया है, पश्चिमी पहाड़ी और मध्य पहाड़ी। यानी पश्चिम की तरफ जो पहाड़ हैं उन्हें, और मध्य में जो पहाड़ हैं उनकी हिंदी। तो पश्चिमी जो पहाड़ी हिंदी है वो शिमला, जौनपुर में क्षेत्र में आते हैं, और मध्य पहाड़ी जो है गढ़वाल, उत्तराखंड और कुमायूं, इसके 2 भाग हैं। ठीक है, पहाड़ी हिंदी के 2 भाग हैं, पश्चिमी हिंदी और मध्य हिंदी। इसके क्षेत्र आपको बता दिए। चलिए अगला पॉइंट, राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी को ही दक्षिणी हिंदी कहा जाता है और राजस्थानी हिंदी के 4 भाग हैं। इसे विशेष करके देखें, राजस्थानी हिंदी के 4 भाग हैं। जो पहला भाग है पश्चिमी राजस्थानी, बिल्कुल पश्चिम में पहुंच जाइए, जो कि पाकिस्तान से सटा हुआ क्षेत्र, पश्चिमी राजस्थानी। और उत्तरी राजस्थानी, जो कि आगरा के थोड़े समीप और ऊपर को आ जाइए, गुड़गांव दिल्ली के पास का। और पूर्वी हिंदी यानी आ जाइए मध्य प्रदेश की तरफ है। इसके 4 भाग हैं, ऐसे प्लस का चिन्ह बनाइए और इस तरीक़ा से पूर्वी पश्चिमी, इसमें कुछ नहीं, पूर्वी पश्चिमी उत्तरी और उत्तर पूर्वी पश्चिमी हो गया, उत्तरी और पश्चिमी, यानी पश्चिमी 2 बार है। इसमें समझना ये है कि पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी और उत्तरी राजस्थानी और पश्चिमी, ये 2 प्रकार से। देखिए आपको बता दें कि पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी, जोधपुर, मेवाड़, बीकानेर,
जैसलमेर, ये क्षेत्र आते हैं जो पाकिस्तान के बॉर्डर से लगे हुए हैं। ठीक है, मारवाड़ी भाषा इसमें सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, ये एक व्यापारी भाषा है। अगला है उत्तरी राजस्थानी, यानी उत्तरी राजस्थानी जो गुड़गांव और दिल्ली के आसपास का, यहाँ पर बांगरू भाषा भी मिक्स मिलती है। अगला पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में देखिए, पूर्व में चलेंगे तो अजमेर और किशनगढ़ और ये क्षेत्र मिलेंगे। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी में भोपाल, होशंगाबाद, जो पश्चिम में पहुँचे होशंगाबाद और इंदौर और उज्जैन, ये क्षेत्र इसी में है। चलिए, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है कि राजस्थानी हिंदी के कितने भाग हैं, तो 4 भाग हैं। कौन कौन से हैं वो आपको कंप्लीट करा दिए। बिहारी हिंदी, देखिए बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी को 3 भागों में बांटा गया है, मगधी, भोजपुरी और मैथिली। सबसे ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन आता है कि मैथिली किस भाषा की उपभाषा है। उसमें बहुत से ऑप्शन होंगे, तो बिहारी भाषा की उपभाषा है मैथिली। और पूछ लेता है बिहारी भाषा के कितने भाग हैं, तो 3 भाग हैं। पहले नंबर मगधी, दूसरा भोजपुरी और तीसरा मैथिली। मगधी यानी मगध के आसपास, यानी पटना, हजारीबाग, यहाँ के आसपास का जो क्षेत्र है वो मगधी भाषा है। भोजपुरी जो जौनपुर, मॉरिशस में भी बोली जाती है, और मिर्ज़ापुर और गोरखपुर में भोजपुरी बोली जाती है। मैथिली मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर और बस्ती और मुरैना में बोली जाती है ये। तो इसमें क्वेश्चन जो पूछता है अब तक ये पूछे गए हैं कि हिंदी की जो बिहारी भाषा है उसे कितने भागों में बांटा गया है, या इसके भाग में से कोई पूछ ले। चलिए अगला पॉइंट देखिए, कुछ पॉइंट हैं उन्हें याद रखने के लिए। ठीक है, हिंदी को संपर्क भाषा भी कहा जाता है। हाँ ठीक है, हिंदी को संपर्क भाषा भी कहा जाएगा, क्योंकि संपर्क यही भाषा जो है संपर्क बनाती है एक दूसरे के बीच का। अगर ये भाषा हम नहीं जानते हैं तो हम एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे, हम अपने विचारों को नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये अभी आपको बताया था। अगला पॉइंट, हिंदी को राजभाषा का दर्जा अनुच्छेद 343 भाग 17, इसका विशेष ध्यान रखना, भाग 17 अध्याय 1 में है। देखिए यहाँ से 2 बातें और मिली आपको कि भाग 17 और अध्याय 1 में है। हिंदी भाषा की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, हिंदी भाषा सबसे अधिक यानी दूसरे नंबर पर है। हिंदी विश्व की दूसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा है। पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र में हिंदी को द्वितीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, जबकि उत्तर प्रदेश में हिंदी को प्रथम दर्जा प्राप्त है और पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र में दूसरा स्थान है। संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। ये आपको फिर दोबारा कंप्लीट कराया जा रहा है। अनुच्छेद 343 के तहत प्रथम राज्य की भाषा आयोग का गठन 1955 में तत्कालीन राष्ट्रपति, उस समय राष्ट्रपति कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बाल गंगाधर खरे की अध्यक्षता में किया था। और पहली बैठक 15 जुलाई को हुई थी, 15 जुलाई को। और गठन कब हुआ था, 7 जून को। ये ध्यान रखना, 7 जून को, अभी आपको बताया था। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा उर्दू है, पहली हिंदी है। और उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा संस्कृत है। एक पॉइंट और छूट गया, अच्छा ठीक। अनुच्छेद 350 क के तहत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का उल्लेख है। ये सबसे बेहतरीन पॉइंट है कि ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि प्राथमिक यानी प्रारंभिक जो शिक्षा जो मिलनी चाहिए वो केवल मातृभाषा में मिलनी चाहिए। अनुच्छेद 350 का क। ठीक, चलिए अगला पॉइंट कंप्लीट करते हैं। बोली, देखिए बोली किसे कहते हैं।
एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के क्षेत्र रूप को हम बोली कहते हैं। जैसे गुजराती है, राजस्थानी है, पंजाबी है, ये बोलियां हैं। लिपि क्या होता है ये भी समझ लीजिए। लिपि यानी विशेष चिन्हों को लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं। अब हम चाहे कैसे भी उस चिन्हों को लिख करके कंप्लीट करें, जब हम कुछ बोलते हैं अथवा परस्पर बातचीत करते हैं तो उसे लिखने के लिए विशेष चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ये विशेष चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। ठीक, देखिए विश्व की लगभग सभी भाषाओं की अपनी अपनी लिपियां हैं, परंतु सभी भाषाओं की लिपियां अलग अलग हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, ध्यान रखना, हिंदी, संस्कृत, मराठी, इन तीनों भाषाओं की लिपि देवनागरी है। हिंदी की लिपि देवनागरी है, संस्कृत की लिपि देवनागरी है, मराठी भाषा की भी लिपि देवनागरी है। लेकिन पंजाबी भाषा की लिपि, हाँ पंजाबी भाषा की लिपि हाँ गुरमुखी है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है। और अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मनी, इन तीनों भाषाओं की लिपि रोमन है। और उर्दू भाषा की लिपि, जो उर्दू भाषा है वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है? फारसी में लिखी जाती है। अब तक शायद आपको दो ही मालूम होंगे कि हिंदी कौन सी भाषा की लिपि है, या हिंदी कौन सी भाषा की लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में। हिंदी के साथ साथ संस्कृत भी देवनागरी में है और मराठी भी देवनागरी में है। और पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है। और अंग्रेजी की, जो अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मनी भाषा है, इनकी लिपि रोमन है। और उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। इसको विशेष ध्यान में रखें। चलिए थोड़े पॉइंट और रह गए, इन्हें भी कंप्लीट कर लें। व्याकरण, देखिए व्याकरण वह ज्ञान है जिससे किसी भाषा के शुद्ध लिखने, पढ़ने तथा बोलने के नियमों का बोध होता है। इसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के अंग, व्याकरण के 3 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। यानी अभी आपको बताया था कि सबसे छोटा वर्ण, फिर शब्द, फिर वाक्य। ये इस वजह से पॉइंट बता रहे हैं क्योंकि अभी यही पॉइंट बताए थे, और लेकिन इनका रूप दूसरा आ गया। लेकिन बात वही है सभी कि व्याकरण के अंग क्या हैं। तो व्याकरण के 3 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। 3 अंग। वर्ण विचार आपको बता ही दिया कि जो जिसका भेदन न हो, यानी व्याकरण के आधार पर जिसका भेदन न हो। व्याकरण के इस अंग में वर्ण अथवा अक्षरों, स्वरूप, भेद, उच्चारित आदि का अध्ययन किया जाता है। उसे हम वर्ण विचार कहते हैं। वर्ण विचार व्याकरण के इस अंग में शब्दों के स्वरूप, भेद, लिंग, वचन आदि का अध्ययन कराते हैं। ये शब्द हो गए, ठीक है। और वाक्य विचार व्याकरण के इस अंग में वाक्य रचना, वाक्य भेद, वाक्य चिन्ह आदि का अध्ययन कराते हैं। ये वाक्य विचार हो गए। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, ये भी देख लें, फिर एमसीक्यूज चलाएंगे। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को। पहले कितनी थी? 14। भारतीय संविधान के अंदर 14 भाषाएं हैं, लेकिन कौन से अनुच्छेद के तहत हैं? 343। ये ध्यान रखना है। हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा कब घोषित किया था? 14 सितंबर 1949। तब कितनी भाषाएं थीं? 14। हिंदी दिवस के रूप में कौन सी तारीख को हिंदी दिवस मनाया जाता है? यानी 14 सितंबर को। संविधान के अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी की संघ की राजभाषा घोषित किया है अनुच्छेद 343 के तहत। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। ठीक, देवनागरी। देवनागरी लिपि में कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं, जिसमें 11 स्वर
ठीक है, और 33 व्यंजन हैं, और भी हैं कुछ। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने और कहाँ पर किया? देखिए, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट द्वारा, जयभट्ट एक राजा थे, जयभट्ट राजा द्वारा किया गया, जो गुजरात के एक शिलालेखों पर लिखा गया था। गुजरात के एक शिलालेखों पर लिखा गया था। राजा का नाम है जयभट्ट राजा, जिसमें देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और बहुत अच्छी अच्छी परीक्षाओं में पूछा गया है। हिंदी के 2 रूप कौन कौन से हैं? हिंदी के जो रूप हैं वो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ये 2 रूप हैं, पूर्वी और पश्चिमी। वैसे 5 हैं इसके, आपको बताया था अभी, लेकिन 2 रूप पूछे हैं इसलिए। चलिए, थैंक यू। और इस आने वाली MCQs वाली वीडियो ज़रूर कंप्लीट करें कि हमने कितना उसमें कंप्लीट किया है, और उसमें कम से कम 50 क्वेश्चनों का आपको MCQs मिलेगा। और थैंक यू, धन्यवाद वीडियो पे जानने के लिए। जाने से पहले वीडियो को एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि ये हमें भी पता चले कि वीडियो हमारा कंप्लीट बना है, वो कैसा बना है। कमेंट भी किया करें नीचे। ओके, बाय।